गवर्नमेंट से हमारी वार्ता चल रही है। एक ही संगठन है जिसको गवर्नमेंट ने बुलाया है, बार बार बुलाया है, वो है नेशनल एजुकेशन कमेटी। प्रधानमंत्री ने, वित्त मंत्री ने, लेबर मिनिस्टर ने सबको बुलाया और बुलाने के बाद ये वचन दिए। अब उसके बाद कुछ संगठन आपने देखा होगा, कोई बोलता है इनको 5,000 दे दो। अरे यार मेरे को समझाओ, ट्रेड यूनियन किस लिए होती है? ट्रेड यूनियन होती है जो वर्किंग एम्प्लॉइज है उनके भले के काम करने के लिए, बराबर। जब हम रिटायर होते हैं तो ट्रेड यूनियन के हम सदस्य होते हैं क्या? नहीं होते। हमारे पास जब तक पावती काटने की ताकत है तब तक मेंबर होते हैं। जिस दिन आप बूढ़े हो गए, पावती नहीं भर सकते, पैसा नहीं है जेब में, फिर आपको मेंबर नहीं मानते। बराबर है? बराबर है क्या? तो बोलो भाई, जोर से आवाज आनी चाहिए। अभी जब आप उनके मेंबर ही नहीं है, देने वाला सरकार है, मांगने वाले हम हैं, चर्चा चल रही है। अब ये बीच में आके बोलते हैं इनको 5,000 रुपए दे दो। अरे यार तुम्हारे बाप का माल है क्या? बराबर है ये? हमारा माल है, हमारा पैसा है, सरकार से हमारी चर्चा चल रही है। सरकार काम करेगी, बराबर करेगी, और इतने लोगों का विश्वास सरकार, मुझे यकीन है, संपादन करेगी, मेरा उसको विश्वास रखेगी। यही कहना है, आपका काम होने वाला है, हिम्मत नहीं हारना। अभी कल और परसों पूरे भारत में एनएसए ने आंदोलन की, आपने देखा होगा, देखा? बड़े बड़े आंदोलन हुए, कई 1000, कई 500, कई 300 लोग जाके कलेक्टर ऑफिस में और ईपीएफओ ऑफिस में निवेदन दिए। मैं आपसे भी अभी आज हम उसके 2 दिन बढ़ा रहे हैं, 2-3 दिन, आज भी करेंगे, कल भी करेंगे। पूरे भारत में जो बचे हुए जगह है, लोगों की बहुत इच्छा थी तो हमने 2-3 दिन बढ़ा दिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, सुबुद्धि जी और प्रशांत जी, उड़ीसा में भी आप ये करिए। आपको जमा करने हैं लोग, कलेक्टर में देना है, और जमा करने हैं लोग ईपीएफओ में देना है, निवेदन देना है, 2-4 नारे लगाने हैं। ये आप करना, डरना नहीं, डरने से कोई फायदा नहीं है। आप अपना हक मांग रहे, कोई भीख नहीं मांग रहे किसी से, सरकार को भी इसकी जानकारी है। ठीक है, करेंगे करेंगे। मैं आपको एक कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे आया हूँ, भगवान के द्वार आया हूँ, जगन्नाथ जी के, और मेरे जगन्नाथ तो यही बैठे हैं। कभी भगवान अपने घर में आके बोलता है कि मेरे दर्शन करो? बोलता है क्या? हमको मंदिर जाना पड़ता है दर्शन लेने के लिए, बराबर है? मैं मेरे भगवान के दर्शन करने के लिए आपके यहाँ इस मंदिर में आया हूँ। आप हमारे भगवान हैं, लेकिन आपके भी कोई भगवान है। ये चेन है, उल्टी चेन। जब मैं अपने भगवान के दर्शन करने आया हूँ तो आपके भगवान कौन है ना? जो यहाँ तक नहीं आ पाए, जो बीमार है, जिसके पास पैसा नहीं है, या जो अहंकारी है, वो आपके भगवान है। कंट्रीज, अमेरिका, ये हमारा कल्चर नहीं है। हमारा कल्चर है कि बूढ़े बाप के पास 4 पैसा रहेगा तो कोई तो पूछेगा घर में, बराबर ये नहीं? अरे हमने घर को बनाया, अपने बच्चों को हमने चड्डी, बनियान, किताब से लेके सब खरीद के देके, कर्जे निकाल के, किसी से कर्जे लेके, उधार लेके हमने उसको पढ़ाया, और आज उस बेटे के सामने हमको हाथ फैलाना पड़ रहा है कि बाबू 50 रुपए दे दो, 100 रुपए दे दो। एक बाप हाथ फैला रहा है, वो बेटा 1 दिन देगा, 2 दिन देगा, तीसरे दिन उसकी बीवी उसको बुलाएगी, बोलेगा क्या बार लगा रखा है, बराबर ही नहीं? अगर बहू हमारे सामने थाली पटकती है तो हम बोलने की हमारी हिम्मत नहीं। जब हम सैलरी लाते थे, पगार लाते थे, 25,000, 50,000, तो घर में हमारी इज्जत थी, बराबर है कि नहीं? घर का सबसे पहला खाना हम खाते थे, जो भी चावल खाते थे उसमें घी आता था। आज हमें कोई पूछता नहीं बुढ़ा कब खाया, कब नहीं खाया, बराबर है? क्योंकि आज हमको सिर्फ 1,000 रुपए मिले। आपको ये बात सुनकर आश्चर्य होगा कि ईपीएस 95 के पेंशनरों में 1,000 रुपए से कम पेंशन वालों के पाने वाले की संख्या 36,60,000 है। पूरे भारत में एवरेज पेंशन 1,171 रुपया है।
और ये स्थिति हमको बदलनी चाहिए। बराबर है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? स्थिति कैसे बदलती है या हमें दूसरा तो रथ साहब ने बिल्कुल बराबर कहा है, संघ शक्ति कलियुग है। कलियुग में सिर्फ संघ की शक्ति होती है, वैयक्तिक शक्ति नहीं होती। और इसीलिए हमें हमारी संगठन को बढ़ावा देना पड़ेगा और ये संगठन लड़ेगी और हमें अपना हक दिलाएगी। अब कुछ लोगों को हायर पेंशन चाहिए, कुछ लोगों को मिनिमम पेंशन चाहिए। मिनिमम पेंशन सबको मिलेगी। जिसको 1 रुपया भी पेंशन है उसको कोई पैसा भरने का काम नहीं है, उसको 7,500 महंगाई भत्ता मिलेगा, मतलब मिलेगा। हायर पेंशन में जो मामले हैं उसमें मंत्री जी ने उसी मीटिंग में हमारे सामने कहा 31 मार्च तक पूरे मामले निपटा दो। उसी तरीके से काम चल रहा है। हायर पेंशन में आपको पैसा भरना है, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख आपके जितने पेमेंट थे उस हिसाब से। तो पैसा भरने के बाद ईपीएफओ में पैसा भरना मतलब बरमुडा ट्रायंगल में डाल देना। बराबर है क्या? वो वापिस नहीं आता, एक बार गया उधर ही गया। ये मामूली संघर्ष नहीं है। ये बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग, असहाय लोग जिनके पास पैसा नहीं है, शक्ति नहीं है, बीमारियां है, ऐसे लोगों ने एक क्रूर व्यवस्था के खिलाफ खड़ा किया हुआ है संघर्ष है। बहुत क्रूर व्यवस्था है। इसमें पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। आज कोई पार्टी है, कल कोई पार्टी होगी, उसकी बात नहीं है। हमारे देश की व्यवस्था बड़ी क्रूर है। उसमें ब्यूरोक्रेसी भी आती है, सब लोग आते हैं। उस क्रूर व्यवस्था के साथ हमने संघर्ष खड़ा किया है और संघर्ष जीतने के लिए खड़ा किया है, क्योंकि हमें हारने की चॉइस है ही नहीं। हमको सिर्फ जीतना है और इसके लिए संपूर्ण हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में संघर्ष खड़ा हुआ है। हमारा आदर्श इतने गरीब लोग, असहाय लोग, बूढ़े लोग और सिस्टम इतनी बड़ी क्रूर, कठोर, उससे कैसे लड़ पाएंगे? तो हमारे सामने आदर्श है। प्रभु श्री रामचंद्र एक वनवासी थे। उन्होंने वानरों की सेना बनाकर एक बलाढ्य रावण को, जिसके 10 मुख थे, उसको हराया है। उन्होंने सोने की लंका जिसकी थी उसको हराया है। जब वो वानरों को साथ में लेके कर सकते हैं तो हम इंसान हैं। बराबर की नहीं? इंसान है हम, लड़ नहीं सकते? बिल्कुल लड़ सकते हैं। और इसीलिए ये संघर्ष पिछले 8 से 10 साल से अविरत जारी है। मैं आपको बता दूं, बुल्ढाना में जहां से मैं आता हूं वो हमारे एनएससी का हेडक्वार्टर्स है। उसमें पिछले 6.5 सालों से दिन रात अनशन चल रहा है। 50 लोग, 100 लोग डेली वहां पे उपवास करते हैं। इतना बड़ा संघर्ष शायद भारत में कभी हुआ होगा। लेकिन आज हम लोग अपने अस्मिता के लिए लड़ रहे हैं। ये लड़ाई केवल पैसों की नहीं है। पैसा तो हमारा है, जरूर है, मिलना चाहिए और मिलेगा, लेकिन ये लड़ाई हमारे अस्तित्व की, हमारे वजूद की है। हमने पैसा जमा किया है हर महीने 417, 541, 1250। आप 25-30 साल का हिसाब देखो, वैल्यूएशन के हिसाब से हमारा सरकार के पास तकरीबन 20 लाख रुपए जमा होता है। 20 लाख रुपए मेरा जमा है, वो वापस कभी नहीं मिलेगा, वो वापस कभी नहीं मिलेगा। और उसका ब्याज जो 15,000 होता है वो भी नहीं मिलेगा, हमको 1,000 रुपए मिलेगा। ये कहाँ का न्याय है? हमें इसका परिणाम दिखना चाहिए। बोले बिल्कुल दिखेगा। हमने आंदोलन वापस लिया। उन्होंने 20 तारीख को हमको प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया। हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया। उसमें मंत्री जी स्वयं थे, मनसुख मांडविया जी, उनके साथ उनका पूरा मंत्रालय का जो बड़े अधिकारी थे, सीपीएफसी थे और सीपीएफसी का ऑफिस के सारे अधिकारी थे। और हमने प्रेजेंटेशन किया, 1 घंटे का प्रेजेंटेशन किया। उसमें हमने उनको बताया, मेरी भाषा समझ में आ रही है? उसमें हमने उनको बताया आज की तारीख में आपके पास कितना पैसा है, वो पैसे का हर साल कितना ब्याज आता है,
जो 7.5 करोड़ कार्यरत कर्मचारी है, कार्यरत कामगार है, वो कितना उसमें योगदान करते हैं, उनका कितना कंट्रीब्यूशन हर साल आता है, और ये दोनों पे कितना ब्याज होता है, कितना इंटरेस्ट होता है, और इंटरेस्ट का हमें आप कितना पेंशन के तौर पे बांटते हो। असल तो हम रहा है, कंट्रीब्यूशन हो रहा है, लेकिन जो इंटरेस्ट आ रहा है उससे 1/4 से भी कम हमें पेंशन में मिलता है। 1 घंटे के प्रेजेंटेशन में माइंड यू किसी ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। इतना हमारा स्टडी प्रेजेंटेशन था। हमने उनको समझाया कि आप कैसे दे सकते हैं, हमसे क्या ले सकते हैं, वित्त मंत्री से क्या ले सकते हैं, और हमारी मांग कैसे पूरी हो सकती है, ये उनको हमने बताया। उसके बाद उनको हमने बताया हमें कैसे देना चाहिए, क्यों देना चाहिए। तो हमने ये बताया कि आज हमारे भारत की देश की संस्कृति अगर बचानी है तो हमें तीसरे पीढ़ी का पहले पीढ़ी से संपर्क होना जरूरी है। एक दादा का उसके नातू से, ग्रैंडसन से संपर्क होना बहुत जरूरी है। ऐसे ही संस्कृति का वहन होता है और जतन होता है। और हमारी संस्कृति मातृदेवो भव पितृदेवो भव बचानी है तो हमें बूढ़े लोगों को सहकार्य करना पड़ेगा। अगर आप पाश्चिमात्य देशों जैसे, वेस्टर्न कंट्री जैसे वृद्धाश्रम खोल के बूढ़े लोगों को उसमें ढकेलना नहीं चाहते, वृद्धाश्रमों की संख्या कम करना चाहते हैं, तो हमारे वृद्ध लोगों को, ज्येष्ठ नागरिकों को उनके घर में उनको फाइनेंशियली एम्पावर करो, उनको पैसा उनके हाथ में दो, घर में उनकी इज्जत बढ़ेगी और उनको कोई वृद्धाश्रम में नहीं भेजेगा। ये हमने उनको बोला। हमारे बूढ़ों को, बुजुर्गों को इस कठोरता में धकेलना, ये कहाँ की व्यवस्था है। हमारा देश जिसमें मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव की संस्कृति है, उस देश में, उस देश का बूढ़ा बुजुर्ग, माँ बाप भूखा रह रहा है, बाकी लोगों को चाहे भूखट में बांट रहे हैं। बराबर है कि झूठ है? बराबर है। बराबर है कि झूठ है? बराबर है। और इसीलिए संघर्ष है। मैं क्या चाहता हूं, हम कोई राजमहल नहीं चाहते, हम कोई मुकुट नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि अगर मेरी पोती, मेरे पोता, मेरा नातू मेरे पास दौड़ के आ जाए तो उसको मैं 100-200 रुपए दे सकूं। ये दादा होने का मेरा अधिकार है, मैं उसका दादा हूं और उसके लिए पैसा उसको देना जरूरी है। अगर मेरी बहन बुढ़ापे में मेरे घर आती है तो उसको 500 रुपए की साड़ी सस्ती वाली देने की ताकत मुझ में चाहिए और ये मेरा हक है। बराबर की झूठ है? बराबर। मैं चाहता हूं कि मेरी बहू और मेरा बेटा अगर मुझे अपमानित करे और अपने ही घर में अपमानित करे तो मैं कहीं जाके 2000 रुपए भाड़े से टीन शेड ले लूं, 4000 रुपए का टिफिन लगाऊं और उसको बोलूं रह तू, लेकिन मेरे स्वाभिमान से मैं कभी कॉम्प्रोमाइज ना करूं। ये मेरा हक है, ये मेरी मांग है। आपकी लड़ाई सीधी सादी लड़ाई नहीं है। ये देख के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमको बुलाया, 2 बार आधा घंटा चर्चा की और उन्होंने कहा कि आपकी बात बिल्कुल सही है, ये अन्याय है, हमें ये दूर करना चाहिए, इसमें मैं आपकी सहायता करूंगा। 4 मार्च 2020 को हमारी पहली मुलाकात हुई, 5 अगस्त 2021 को, तब भी उन्होंने कहा, मुझे याद है मैंने क्या कहा था, मैं आपका प्रधान सेवक हूं, आपका काम करूंगा, लेकिन इसमें ब्यूरोक्रेटिक अड़चने हैं, ये विषय थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको एक बार आप इस विषय को कॉम्प्लिकेशन इसके दूर होने दीजिए, मैं आपका काम करूंगा। हम 3 बार आदरणीय अर्थमंत्री, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, फाइनेंस मिनिस्टर से मिले। दूसरी बार मिले तो उन्होंने ट्वीट करके सारी दुनिया को बताया कि मैं आज कमांडर अशोक राउत और एनएसी के टीम से मिली और उनसे चर्चा की। एक भारत का वित्त मंत्री इतने बड़े देश का आज ट्वीट करके बता रहा है कि सीधे साधे सिंपल लोगों से वो मिली। क्यों? वो आपकी ताकत है, ये आपकी ताकत है कि आपकी वजह से आपके प्रतिनिधि को वहां बुलाया जाता है।